आयुर्वेद में चिकित्सा करने की 3 विधियां होती हैं, यानी कि आयुर्वेद जिस तरह से ट्रीटमेंट करता है, जिस तरह से चिकित्सा करता है, उसके 3 रास्ते हमारे आचार्यों ने बताए हैं। सबसे पहला है निदान परिवर्जन, दूसरा है शमन चिकित्सा और तीसरा है शोधन चिकित्सा, जिसको कि हम पंचकर्म भी कहते हैं। यानी जिस पंचकर्म की हम बात करने वाले हैं वो इसी शोधन के अंतर्गत आएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं पहली चिकित्सा पद्धति निदान परिवर्जन। जैसे ही हमारे शरीर में कोई रोग होता है तो हम सबसे पहले कोशिश करते हैं कि जिस कारण से हमारे शरीर में रोग उत्पन्न हुआ है उन कारणों को ही हम अपने शरीर से दूर कर दें, या फिर उन कारणों का ही उपयोग करना बंद कर दें, सेवन करना बंद कर दें। उदाहरण के लिए किसी व्यक्ति ने बर्फ़ का ठंडा पानी पी लिया, इसकी वजह से उसको सर्दी लग गई, तो हमारा पहला काम क्या होगा? हमारा पहला काम होगा कि हम आगे से उस बर्फ़ वाले पानी का सेवन ना करें और हम नॉर्मल पानी को पिएं। यानी कि हमने जिस वजह से हमको जुकाम हुआ था, सर्दी हुई थी, हमने उस कारण को हटा दिया। पहला रास्ता तो ये हो गया। और दूसरा रास्ता क्या है दोस्तों? दूसरा रास्ता है शमन चिकित्सा। यानी कि हमारी बॉडी में कोई रोग उत्पन्न हो गया तो उसके लिए हम मेडिसिन लेना चालू करते हैं। रोग उत्पन्न हुआ और हमने दवाई दे दी और उस रोग को हमने कहीं ना कहीं दबा दिया उसको, यानी या उसका ट्रीटमेंट कर दिया। लेकिन तीसरा रास्ता जो है वो है शोधन चिकित्सा। कभी कभी दोस्तों हमारा रोग इस प्रकार बढ़ जाता है कि ना तो वो निदान परिवर्जन से सही होता है, ना वो शमन चिकित्सा से सही होता है। वो सही होता है डिटॉक्सिफिकेशन के द्वारा, पंचकर्म के द्वारा, यानी कि शोधन के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, हमारे शरीर में जो रोग उत्पन्न होने का कारण है वो है दोषों का डिसबैलेंस। हमारा शरीर 3 दोषों से मिलकर बना होता है और ये 3 दोष ही हमारे शरीर को धारण करने में या शरीर की निरोग अवस्था को बनाए रखने में महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं। दोस्तों इन 3 दोषों में से एक भी दोष डिसबैलेंस हो जाता है तो हमारा शरीर रोगों को प्राप्त होता है, या यूँ कहें हमारे शरीर में रोगों की उत्पत्ति होना चालू होती है। लेकिन ये रोग जब अत्यधिक मात्रा में प्रकोपित हो जाते हैं, अत्यधिक मात्रा में बढ़ जाते हैं, तो फिर हमें जरूरत पड़ती है पंचकर्म की। आयुर्वेद में हर दोष को प्रकोपित होने का एक निश्चित समय बताया गया है। यानी कि वर्षा ऋतु में वात का प्रकोप होगा, शरद ऋतु में पित्त का प्रकोप होगा और वसंत ऋतु में कफ का प्रकोप होगा। ऐसा नहीं है कि ये दोष और ऋतुओं में प्रकोपित नहीं हो सकते, लेकिन मुख्यतः इन ऋतुओं में ये दोष प्रकोपित होते हैं और ये ऋतुएं इन दोषों को जीतने के लिए या इन दोषों का निर्हरण करने के लिए सबसे सूटेबल होती है। इसलिए हम कहते हैं कि आयुर्वेद की जो चिकित्सा होती है वो इन ऋतुओं के हिसाब से हम करें तो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। जिस पंचकर्म की हम बात कर रहे हैं वो पंचकर्म 3 भागों में डिवाइड होता है: पूर्व कर्म, प्रधान कर्म और पश्चात कर्म। पूर्व कर्म, जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ दोस्तों, कि मान लीजिए आपको आपके घर में पोंछा लगाना है, तो क्या आप सीधा पोंछा लगाना चालू कर देंगे? जी नहीं। सबसे पहले आप पोंछा लगाने की तैयारी करेंगे, यानी कि क्लीनिंग की तैयारी करेंगे। सबसे पहले बाल्टी में पानी लेंगे, पोंछा लगाने के लिए कपड़ा लेंगे, एक फोम लेंगे, उसमें थोड़ा सा लाइजोल वगैरह मिलाएंगे, कुछ डिसइंफेक्टेंट मिलाएंगे, झाड़ू लगाएंगे पूरे घर में। झाड़ू लगाने के बाद कपड़े को भिगोएंगे और पूरे घर में पोंछा लगाना चालू करेंगे। तो यानी कि पूर्व कर्म में क्या होता है, हम डिटॉक्सिफिकेशन से पहले शरीर को उस काबिल बनाते हैं जिससे कि हमारा शरीर डिटॉक्सिफिकेशन थेरेपी को बर्दाश्त कर सके या कोऑपरेट कर सके डिटॉक्सिफिकेशन के दौरान। दूसरा, पोंछा लगाने के बावजूद भी दोस्तों हम सीधा अंदर नहीं घुसते हैं। पहले जो पोंछा हमने लगाया हुआ है उसको सूखने का इंतजार करते हैं, इसलिए हम फैन वगैरह चलाते हैं। यानी पोंछा लगाने से पहले भी हमने कुछ तैयारी की थी और हम पोंछा लगाने के बावजूद ही कुछ तैयारी कर रहे हैं। इसी प्रकार पंचकर्म की थेरेपीज़ का होता है दोस्तों। पंचकर्म की थेरेपीज़ करने से पहले हमको पहले पूर्व कर्म करने होते हैं और उसके बाद पश्चात कर्म भी करने होते हैं। और जो पंचकर्म की थेरेपी होती है वो प्रधान कर्म में आती है। यानी कि हमारा जो पंचकर्म है वो 3 कैटेगरीज में डिवाइड होता है, यानी कि प्री, मेन प्रोसीजर और पोस्ट। अगर पूर्व कर्म की हम बात करें तो इसमें होता है कि रोगी को उस काबिल बनाते हैं वो कैसे? दीपन पाचन, स्नेहन और स्वेदन। यानी कि दीपन पाचन, स्नेहन, स्वेदन के द्वारा रोगी में जो दोष बढ़े हुए हैं उनका पाचन किया जाता है और जो हमारी बॉडी में दोष जगह जगह फैले हुए हैं, जगह जगह जमे हुए हैं, दीपन पाचन, स्नेहन और स्वेदन के द्वारा उन सारे दोषों को पिघलाकर बॉडी के अंदर यानी कि कोष्ठ यानी कि एब्डोमेन में लाया जाता है। और प्रधान कर्म के द्वारा
उन बढ़े हुए दोषों को समीपस्थ मार्ग से बाहर निकाला जाता है। और उसके बाद पश्चात कर्म में क्या होता है दोस्तों, जब अगर हमारी डिटॉक्सिफिकेशन थेरेपी हो गई, अब इसके बाद कितने दिनों तक हमको परहेज करना है, कौन कौन सी चीज़ें हमको पंचकर्म के बाद नहीं करना है, कौन कौन सी चीज़ें हमको पंचकर्म के बाद करना है, किस तरह से हमारी दिनचर्या को रखना है, किस तरह से हमारा रहन सहन हमको रखना है, जिससे कि पंचकर्म का पूरा लाभ हमें और हमारी बॉडी को मिल सके। साथियों, अब हम जानते हैं कि पंचकर्म में कौन कौन से कर्म आते हैं और किस तरह से ये आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करते हैं। पंचकर्म मतलब क्या? पंचकर्म मतलब 5 ऐसे तरीके, 5 ऐसे रास्ते, 5 ऐसे वेज जो आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करते हैं। यानी कि आपकी शरीर में जो दोष प्रकोपित हो रहे हैं, उन दोषों को समीपस्थ मार्ग से बाहर निकालने के लिए जो थेरेपीज या जो तरीके या जो रास्ते अपनाए जाते हैं, उनको हम पंचकर्म कहते हैं। हमारे शरीर को पंचकर्म की आवश्यकता आखिर क्यों पड़ती है? साथियों, जब आपके पास कोई गाड़ी होती है और एक निश्चित समय अंतराल के बाद अगर आप उसकी सर्विसिंग ना करवाएं, तो वो गाड़ी जो है आपकी रोड पे चलेगी तो सही, लेकिन उस गाड़ी को चलाने में जो आपको सुख की अनुभूति होनी चाहिए, जो आनंद की अनुभूति होनी चाहिए, वो आपको नहीं होगी। इसी प्रकार हमारे शरीर को भी समय समय पर डिटॉक्सिफिकेशन की आवश्यकता होती है। मैं आपको एक और उदाहरण देकर समझाता हूँ। आप अपनी बाइक को कहीं ऊबड़ खाबड़ रोड पर जाएंगे तो क्या आपकी बाइक ठीक तरह से चलेगी? नहीं चलेगी। लेकिन वहीं अगर आप अपनी गाड़ी को एक स्मूथ रोड पर ले जाएंगे तो आपको गाड़ी चलाने में भी मजा आएगा और आपकी गाड़ी स्मूथली चलेगी भी। वैसा ही दोस्तों कुछ हमारे शरीर के साथ होता है। जब हमारी बॉडी पूर्ण रूप से निरोगी रहेगी तो हमको जीवन जीने का एक अलग आनंद आता है। इसलिए डिटॉक्सिफिकेशन की थेरेपी के द्वारा हम अपनी बॉडी के बढ़े हुए दोषों को, प्रकोपित दोषों को शरीर से बाहर निकाल के बॉडी को क्लीन करते हैं, प्यूरिफाई करते हैं और दोष मुक्त करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया है, पंचकर्म 5 चिकित्सा पद्धतियों से मिलकर बना होता है: वमन, विरेचन, बस्ती, नस और रक्तमोक्षण। दोस्तों, अब सवाल आता है कि ये पंचकर्म की चिकित्सा है, क्या हर रोग में एक ही तरह की चिकित्सा करी जाएगी? जी नहीं। सबसे पहले हमको समझना होगा कि हमारा जो शरीर है वो 3 दोषों से मिलकर बना होता है: वात, पित्त और कफ। और इन 3 दोषों का शरीर में एक विशेष स्थान है। अगर हम वात दोष की बात करें तो हमारे शरीर के निचले हिस्से में, कमर के निचले हिस्से में या कमर वाले हिस्से में या पखवाशय वाले हिस्से में स्थित रहता है। और अगर हम पित्त दोष की बात करें तो आमाशय से नीचे और पखवाशय के ऊपर जो हिस्सा होता है हमारा शरीर का, वहाँ पर पित्त दोष का स्थान माना गया है। और अगर हम कफ दोष की बात करें तो कफ दोष चेस्ट के ऊपर, यानी कि आमाशय के ऊपर एक ऊपरी जो हिस्सा होता है जिसको हम उरह स्थान बोलते हैं, उस स्थान में कफ का स्थान बोला गया है। तो ऊपर का हिस्सा जो है वो कफ के लिए है, मध्य का हिस्सा है वो पित्त का स्थान है, और शरीर के निचला हिस्सा है, वो कमर के नीचे का हिस्सा है, वो वात का स्थान है। और दोस्तों, हर रोग के लिए, हर दोष के लिए पंचकर्म की एक अलग प्रोसीजर काम करती है। जैसे अगर वात की चिकित्सा करनी है तो हम वस्ती के द्वारा करेंगे, पित्त की चिकित्सा करनी है तो रक्त मोक्षण और विरेचन के द्वारा करेंगे। इसी प्रकार कफ की चिकित्सा करनी है या ऊपर के भाग में कोई रोग उत्पन्न हो गया उसकी चिकित्सा करनी है तो हम वमन और नस्य के द्वारा करेंगे। अब हम जानते हैं कि वमन में क्या होता है, विरेचन में क्या होता है, नस्य में क्या होता है, रक्त मोक्षण में क्या होता है। वमन में दोस्तों हम औषधीय काढ़े पिलाकर पेशेंट को उल्टियां करवाते हैं या एमएसएस करवाते हैं, जिससे कि ऊपरी भाग का डिटॉक्सिफिकेशन होता है। विरेचन में हम क्या करते हैं, आयुर्वेदिक औषधीय काढ़े पिलाकर, औषधियाँ खिलाकर पिलाकर पेशेंट को लूज मोशन लगवाते हैं, जिससे कि पेशेंट का डिटॉक्सिफिकेशन होता है। और बस्ती में दोस्तों एनल रूट से मेडिकेटेड ऑयल, मेडिकेटेड घी या मेडिकेटेड काढ़े को एनल रूट से इंसर्ट करते हैं। नस्य में आयुर्वेदिक औषधि स्वरस या घी, तेल, कोई भी औषधि लेकर नॉस्ट्रल्स के थ्रू यानी नासा मार्ग के द्वारा बूंद बूंद करके पेशेंट के अंदर डालते हैं, जिसको हम नस्य कहते हैं। और रक्त मोक्षण में क्या होता है, शरीर में अशुद्ध रक्त को बाहर निकालने के लिए जो चिकित्सा पद्धति अपनाई जाती है उसको हम रक्त मोक्षण कहते हैं। तो साथियों, पंचकर्म के बारे में ये था ब्रीफ नॉलेज, ये था संक्षिप्त ज्ञान